हाय एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये राव मोबिशाला के ऊपर आप पढ़ रहे हैं एंड इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी से एवरीवन वेलकम टू ऑल यू डिवाइन क्रिएचर एंड लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी प्रोमो वीडियोस आपके पास जा रहे हैं और 1 जून से ये कमर्शियली लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। इससे पहले अगले वीक में आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके आप एडमिशन ले लें और क्लास को रेगुलर वॉच करें। बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आज बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पिछले दिनों हमने हिस्ट्री पे बात की थी, करंट अफेयर्स के ऊपर बात की थी। आज हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात करें और पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत का संदर्भ जो होता है वह हम आपको शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। लिसन केयरफुली। जैसा कि आप जानते हैं एक टॉपिक विशेष है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। आप इसे हिंदी में व्यक्त करेंगे भारत में संवैधानिक प्रगति या विकास। भारत में संवैधानिक प्रगति या आप कह लें विकास। यानी भारत में किस प्रकार संविधान का विकास हुआ, यह हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक के संदर्भ में देखें तो यह कैसे डेवलप हुआ। तो हम इसको अगर ओवरऑल देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1773 हम इसे रेगुलेटिंग एक्ट से आरंभ करते हैं और इसका अंत जाकर के होगा 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से इसको हम अंत करेंगे। तो ये इतना बड़ा एक दरमियान है 1773 से 1946, यानी आप जोड़ के देख लीजिए यही कोई 250 वर्षों का हिसाब किताब लग रहा है, नहीं? यानी नियर अबाउट 250 years। ठीक है, सॉरी 150 years। ये चीजें देखें। चलिए अब इस पे हम बात करें थोड़ा सा आप लोगों के साथ। सुनिएगा गौर से। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं भारत में संविधान का विकास का संदर्भ बहुत सारे शिक्षक गण 1935 से इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 का, भारत का संविधान भी जिसे कहते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं। हमारे कई शिक्षकगण इसकी शुरुआत सीधा कैबिनेट मिशन से करते हैं। इसके पीछे रीजन होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम कौन सा है, तो वो देखा जाता है कि किस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर जीएस फाउंडेशन का जब संदर्भ करेंगे तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा कहां, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जाना पड़ेगा। तो ये जीएस फाउंडेशन की क्लास है और यहां आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऐसे लगभग 20 स्टेप्स आएंगे जो आपको हमको पढ़ना होता है। वो स्टेप्स एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बस सिर्फ सुनिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो 10 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 1774 में इनैक्ट हो गया, लागू हो गया, और जिसकी अवधि लास्ट होनी थी 1784 में। स्वाभाविक है कि अब उसकी जगह पे दूसरा आएगा रिफॉर्म्स एक्ट जो उसको रिप्लेस करेगा और नया आ जाएगा। इसलिए एक नई कोशिश फिर परवान चढ़ने लगी थी और इसी संदर्भ में हम देखेंगे क्या 1783 का क्या डंडास बिल, जो बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बना। फिर उसके बाद मिस्टर फॉक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फॉक्स बिल लेके आए और वो भी बिल ही रह गया, वो एक्ट
नहीं बना, क्योंकि राजा साहब जो थे उन्हें पसंद नहीं था, जॉर्ज थर्ड थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने जो है इसे लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास होने नहीं दिया। फिर उसका तीसरी कड़ी आते हैं, उसके बाद आता है 1784 में, जिसको कहते हैं पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स, मिस्टर पीट्स वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और राजा का बैक सपोर्ट था। इस तरह से पीट्स ने जो प्रपोजल लाए, बिल लाए, वह कानून का रूप ले लिया और इस तरह से पीट्स इंडिया एक्ट कहलाया और सेम ईयर लागू हो गया। तो अब क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे अगले 10 वर्षों के लिए पीट्स इंडिया एक्ट आ गया। बदलाव क्या हुए वो कड़ी मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको सीक्वेंस दे रहा हूं कि देखिए, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और उसमें आप तरंगे पढ़ते हैं और कहते हैं एक लहर दूसरे लहर को पैदा कर देती है और खुद फिर मृत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक घटनाएं दूसरी घटनाओं को जन्म दे देती है और पूर्व घटनाएं समाप्त हो जाती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इतिहास की भी क्रम होते हैं। इसी लिहाज से हम आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि 10 वर्ष पूरे होने हैं किसके, पीट्स इंडिया एक्ट के। तो 1784 से 1794 में जाके लास्ट होगा। तो अब एक नया कानून आने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन हम देखते हैं पीट्स इंडिया एक्ट में एक सुधार के ख्याल से एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया जो 1786 में कहते हैं पीट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट। उसमें एक बदलाव की जरूरत थी, वो कर दिया गया। वो बदलाव लागू होगा 1788 में, लेकिन ओवरऑल पीट्स इंडिया एक्ट तो 1784 से इन फोर्स है। अब वो 94 तक रहेगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करके दूसरा लेके आया जाएगा। इस ख्याल से अब एक कानून आता है जो 1793 में आता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट चार्टर एक्ट, प्रथम चार्टर कानून। जब भी एक शब्द आ जाए चार्टर तो समझिए ये 20 वर्षों का कानून है और अगले 20 वर्षों के लिए लागू होगा। प्रोविजंस उसमें अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जनरली वो 20 वर्ष का होगा। तो आपने देखा रेगुलेटिंग 10 ईयर्स, पीट्स इंडिया एक्ट 10 ईयर्स और ये फॉर 20 ईयर्स। तो इस तरह से फर्स्ट चार्टर एक्ट आया और 20 वर्षों के लिए भारत में इंप्लीमेंट हो गया और पीट्स और रेगुलेटिंग ऑलरेडी रिप्लेस्ड हो गया है। अब ये 20 वर्ष कब पूरे होंगे, 1813 में, 1813 में। तो आपको क्या लगता है कि एक नए कानून फिर नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, इसको रिप्लेस करने के लिए, इसका सुधरा हुआ रूप। तो वाकई में 1813 में सेकेंड चार्टर्ड एक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है भारत में। ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंप्लीमेंट हो रहे हैं भारत में। और भारत में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जहां कहीं भी अपने राज्य क्षेत्र कायम किए हैं, फैलाए हैं, टेरिटरी बढ़ाई है, उन सब पे लागू होगा। तो अब है 1813 का क्या, सेकेंड चार्टर्ड एक्ट। पॉइंट क्लियर? अब ये सेकेंड चार्टर्ड एक्ट में क्या प्रोविजंस थे वी कैन अंडरस्टैंड। और चार्टर्ड शब्द लगाया तो ये भी फर्दर अगले 20 ईयर्स के लिए था। तो अगला 20 ईयर्स कब लास्ट होने वाला है, 1833। तो 1833 में सेकेंड चार्टर्ड एक्ट लास्ट कर जाएगा। तो फिर एक सुगबुगाहट आएगी ना कि अब नए कानून की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और 1833 में एक थर्ड चार्टर्ड एक्ट आया। एंड रिमेंबर दिस इज द लास्ट चार्टर्ड एक्ट, ये आखिरी चार्टर्ड एक्ट भी था, थर्ड चार्टर्ड एक्ट भी कहा गया है। और ये याद रहे ये थर्ड चार्टर्ड एक्ट भी 20 वर्षों के लिए है, यानी 1853 के लिए, 1853 के लिए। बिल्कुल सही। अब 1853 में क्या करना है, तो यहां एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। दैट टाइम क्वीन विक्टोरिया जो है ब्रिटिश एम्पायर की महारानी है, साम्राज्ञी है, इंप्रेसेस है, और वो क्या करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ ले लेती है। पहले किससे, 1853 के इंडिया एक्ट से। 1853 के भारत अधिनियम के तहत क्वीन विक्टोरिया क्या कर रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है राज्य, यानी इंडिया में जो उसका है राज्य ले लेती हैं। और फिर क्या करती हैं, फिर कहती है अब मैं अपने तरफ से आपको हैंड ओवर कर रही हूं कि आप मेरे बिहाफ में रूल करिए। वेन एवर आई फील इट नीड टू बी सेल्फ हैंड ओवर वी विल टेक इट। यानी उन्होंने फिर से कहा कि अब मेरी तरफ से मैं आपको शासन का हक देती हूं, आप लीजिए, हैंड ओवर करती हूं, और जब तक मेरी इच्छा बनी रहती है आप शासन करेंगे, और जब मेरी इच्छा होगी हम हस्तगत कर लेंगे। यह 1853 का बड़ा टेक्निकल पहलू है। लोग समझते हैं कि यह तो 1858 में हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त और ब्रिटिश हुकूमत आ गई। नहीं, उससे पहले 5 साल पहले यह काम हो चुका है। तो याद रखिएगा 1853 का एक्ट, ये भी हम पढ़ेंगे।
और बहुत सारे प्रोविजंस है हर एक्ट में। 1853 के बाद आता है 1 नवंबर 1858 को, जिसे कहते हैं इंडिया रूलिंग एक्ट। तो इंडिया रूलिंग एक्ट 1 नवंबर 1858 को आता है, जिसको इंप्लीमेंट भी इसी तारीख में मिलता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई है, भारत में लागू हुई है। और इंप्लीमेंटेशन के लिए जो डिक्लेरेशन हुआ है वो हुआ है लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो वाइसराय भी इस कानून के तहत बनाए गए। उन्होंने ही इलाहाबाद में एक दरबार लगाया था और इलाहाबाद में उसे उन्होंने डिक्लेयर किया था एज ए फर्स्ट पर्सन, एज ए क्वीन विक्टोरिया, कि मैं क्वीन विक्टोरिया डैश डैश डैश। एक अच्छा खासा स्पीच था और बहुत सारे प्रोविजंस को जो है क्लियर आउट किया गया था। तो दैट वाज द एक्ट इज कंसीडर 1 नवंबर 1858 इंडिया रूलिंग एक्ट। इसके भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे चेंजेस थे। उसके बाद 1860 में हम देखते हैं कि भारत में पहली बार एनुअल बजट इंट्रोड्यूस किया गया। एंड एज यू नो, हम लोग तो जानते हैं कि बजट का तो एक्चुअल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो मतलब है वो है चमड़े का छोटा थैला, यानी एक लेदर पाउच यानी छोटा थैला। लेकिन ये सेंस ऑफ डेवलप क्या हो गया भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिसे बजट कहते हैं वो बजट हो गया। तो ये चीज़ है, खैर चलिए ये तो अलग बात है। हम ये देखेंगे कि 1860 में भारत में पहली बार एनुअल बजट इंट्रोड्यूस की जाती है, तो एक पॉइंट ये हुआ। उसी के साथ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस की जाती है, ये भी है। और बजट आ गया तो अब क्या होगा, ऑडिटर जनरल होंगे जो बजट के प्रावधानों पे होने वाले खर्चों को ब्यौरा रखेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे। तो ये बात है। अब उसके बाद जो एक नया कानून आता है उसको कहते हैं 1861 इंडिया एक्ट या इंडिया रूलिंग एक्ट, जिसको परिषद अधिनियम में कहीं कहीं कहा जाता है पर नहीं। तो 1861 का अधिनियम आया, जिसके तहत भारत में बहुत सारे चेंजेस आए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया, 3 हाई कोर्ट्स आ गए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई गवर्नर जनरल को। इसके अलावे जो है पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हुआ, और भी ढेर सारी चेंजेस हुए, नो डाउट। और हाँ, आफ्टर 1861 जो नेक्स्ट आया उसका नाम है 1892 का इंडिया प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट। यानी 1892 में अब क्या होता है, भारत प्रांतीय परिषद अधिनियम आता है, जिसके तहत प्रांतों में जो गवर्नर हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनके गवर्नर की भी जो एडवाइजरी काउंसिल होती थी या काउंसिल कह लीजिए, उनमें जो मेंबर होते थे उनकी संख्याएं बढ़ाई गई। इंडियन मेंबर को नॉन गवर्नमेंट मेंबर कहते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई गई। और जो अंग्रेज मेंबर होते हैं उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट मेंबर कहते हैं, उनकी भी संख्याएं बढ़ाई गई। और बहुत सारे कुछ राइट्स दिए गए, हम अभी पत्ता नहीं खोलेंगे। बस ये कानून का संदर्भ देखिए कि एक कानून दूसरे को क्या कर रहा है, प्रज्वलित कर रहा है और वेव ऑन कर रहा है। अब 1892 का जो आया उसमें हम जो चाहते थे वो तो नहीं मिला, लेकिन बैकग्राउंड में देखें अगर हम, तो 1885 को हमने कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी है और हम एक पॉलिटिकली अब एक्टिवेशंस में आ चुके हैं। एक तो ये पॉइंट। अब दूसरी पहलू को हम देखें, जो है म्यांमार पूर्णतः भारत में मिला लिया गया है। म्यांमार पूर्णतः भारत में मिला लिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसका संदर्भ जो देखते हैं हम म्यांमार के संदर्भ में, आप भी जानते हैं उसको 3 टुकड़ों में मिलाया गया। वो 3 टुकड़े कौन कौन से थे, एज यू नो दैट। पहले तो हमने कोस्टल बर्मा जीत लिया, हमने मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में रह रही थी, इस संदर्भ में हम कह रहे हैं। तो पहले लोअर बर्मा जीता गया, फिर मिडिल बर्मा जीता गया, और अंततः जो है अपर बर्मा जीत करके पूरे को 1884 में फाइनली मिला दिया गया भारत के संदर्भ में। ये ध्यान में रखने की चीज है। अब हम अगले पॉइंट पर देखें तो क्या संदर्भ आता है उसको देखें। तो 1892 का कानून हम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, और खास करके जो कांग्रेस के उदारवादी थे वो,
वो डिमांड करने लगे थे और हम मोतीलाल नेहरू जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने जो 1895 में संविधान की मांग रख दी, लेकिन वो मांग वर्बली थी, मौखिक थी। कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की 1895, लेकिन वर्बली की, मौखिक रूप से की। और उसके बाद फिर हम देखते हैं स्वराज की मांग 1906 में कर दी। नहीं, इन सब का संदर्भ ये निकल के आया 1905 में जो लॉर्ड कर्जन वायली ने डिवीजन ऑफ बंगाल किया, जिसका नतीजा है, कहते हैं ना, आग में घी डालना। अब क्रांतिकारी गतिविधि जो 1857 में पुणे के प्लेग अधिकारी डॉक्टर रैंड और अमेहर्स्ट की हत्या से शुरू हुई थी, अब ये परवान ही नहीं चढ़ी, समझिए, कहते हैं ना, आग में घी का काम हो गया। तो बंगाल के विभाजन से क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ही प्रकाष्ठा पर आ गई, बहुत बढ़ गई। उसी को संदर्भ लेकर के देखें तो उदारवादियों को, यानी कांग्रेस के उदारवादी धाराओं को खुश करने के लिए 1909 का एक्ट आया, जिसको हम कहते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम 2 सदस्यीय व्यक्ति जो है इसके सदस्य थे, जो 1892 के कानून में सुधार करके एक नया कानून के लिए सिफारिश करते। इसके लिए 1907 में एक कमिटी सेटअप हुई थी, जिस कमिटी का नाम होता है मॉर्ले मिंटो फर्स्ट रिफॉर्म्स कमिटी। तो 1907 में स्टैब्लिश्ड हुई, 1909 में इसने रिपोर्ट किया, 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई, 1909 में इसे पास कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और 1911 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो बिल था वो एक्ट बन के भारत में लागू हुआ 1911 में। मिस्टर मॉर्ले जो थे इंडिया सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे। मिस्टर मिंटो सेकंड जो थे, ये मिंटो सेकंड है, मिंटो सेकंड जो थे वह भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इस तरह से 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट आया। ये 10 वर्ष की वैलिडिटी के लिए था। 10 वर्ष के बाद कहा गया कि इसको और सुधरा आएगा। इससे तो हम और बिफर गए और गुस्से में आ गए। ये हमें सेटिस्फाइड क्या करेगा, हम और भी उग्र हो गए। तो याद रखिएगा, इसी के तहत जो है हम कहते हैं कि मुसलमानों को संप्रदाय के आधार पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक बात उसमें से हमने रखी है। अब बात करते हैं 10 साल के बाद फिर एक नया आना था। इसी के प्रयास में 1917 में, ध्यान देंगे, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये 2 व्यक्ति। मॉन्टेग्यू है भारत सरकार, भारत सचिव, जिसे इंडिया मिनिस्टर भी कहेंगे, इंडिया सेक्रेटरी भी कहेंगे, भारत मंत्री भी कहेंगे। और दूसरे हैं क्या, चेम्सफोर्ड, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं। दोनों के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम बनी, यानी कमेटी बनी, जो 1917 में स्टैब्लिश्ड हुई। 1919 में उसने रिपोर्ट किया, 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया, और 1921 में इसे भारत में लागू किया, जो 1909 के कानून को रिप्लेस किया, और ये नया कानून आ गया। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, टर्न ओवरिंग पॉइंट होता है। उसके बाद देखते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, और लिखित रूप से इन रिटेन फॉर्म में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा, और हमें यह एश्योर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हम अब अगली बार कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे। तो हम लोग थे। इसी ख्याल से हमने देखा कि जैसे 1907, 9, 11 हुआ, तो 1917, 19, 21 हुआ, तो अब 1927, 29, 31 होता। अगले 10 वर्ष के बाद 1919 के कानून को रिप्लेस किया जाता सुधरे हुए रूप से। इसी ख्याल से काम शुरू की गई। लेकिन मामला क्या फंसता है, उस पर ध्यान देंगे। अब क्या आता है, 1927 में साइमन कमीशन स्टैब्लिश्ड हो जाता है लंदन में, और 1928 में भारत में आते हैं जनाब बातचीत करने के लिए भारत के राजनेताओं से। लेकिन हमने कहा साइमन गो बैक, क्योंकि एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं थे, शामिल नहीं किए गए थे, सारे गोरे लोग थे। इसलिए हमने कहा गोरों की समिति। संविधान के बारे में बात करना था, कंस्टिट्यूएंट्री कमेटी कह देते, या कंस्टिट्यूएंट कमेटी कह देते हैं, या कमीशन कह देते हैं। तो चूंकि सबको मिनिस्टर्स का ओहदा दिया गया था, तो हम उसे कैबिनेट कमेटी भी कह देते हैं। तो ऐसे उसके 4-5 अलग नाम है, वो अलग बात है। वैसे अध्यक्ष थे साइमन, जॉन साइमन, तो हमने साइमन कमीशन कहा, पर उन्हें हमने कहा गो बैक। तो ये हो गया गो बैक, और वहां जाकर के उन्होंने जो हाउस ऑफ कॉमन्स को अपनी रिपोर्ट दी। हाउस ऑफ कॉमन्स ने हम लोगों को कहा, और जो भारत मंत्री थे उन्होंने चैलेंजली कहा कि इफ यू आर नॉट वांट टू बी talk, then you have to make your own institutions, and if they have to be conscious, then I will be recognized it.
तो ये एक चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार किया हम राजनेताओं ने, और अंततः हम देखते हैं कि उस वक्त 1927-28 के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के मोतीलाल नेहरू, और वो आनंद फानंद में 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाते हैं जिसका नाम होता है सर्वदलीय सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता खुद करते हैं मोतीलाल नेहरू, और अन्य पार्टी के गणमान्य व्यक्ति आते हैं, और ऐसी फिर कई बैठकें होती हैं। एंड फाइनली हम देखें तो इसे अगस्त 1928 में मुंबई के आखिरी बैठक में फाइनल कर दिया जाता है, और इस तरह से जो रिपोर्ट आपके सामने में आती है उसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अर्थात नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो जैसा कि हम आप कहते हैं क्या, भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान लिखे जाने का पहला प्रयास था, जिसमें मूल अधिकार भी समाहित किए गए थे। जब हमने इसे जिन्ना को कहा कि नाउ यू हैव टू बिकम, आप इसे एक्सेप्ट करिए और चलिए आगे, तो जिन्ना ने कहा मेरे 14 सूत्री मांग मान लो। जिन्ना ने अपनी 14 डिमांड रख दी कि अगर तुम इसे मान लोगे तो हम भी मान लेंगे। उसके ये 14 सूत्री मांगों को मानने का मतलब था कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर देना। इसलिए किसी राजनेताओं ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और जिन्ना ने नहीं किया। अंततः ढाक के 3 पात हुए और नेहरू रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुआ। याद रहे, नेहरू रिपोर्ट में क्या था, प्रियम्बल नहीं थे पर फंडामेंटल राइट्स थे। चीज़ें और भी हैं पर हम पत्ता अभी नहीं खोलेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, ये भी हो गया ढाक के 3 पात। अब लॉर्ड बर्कनहेड चुनौती देता है, देन व्हाई नॉट यू हैव टू बी कम टू टॉक ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट, एंड हम आपके साथ एक अच्छे वे में बिहेव करेंगे, नॉट एज ए रूलर एंड रूल्ड। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया और हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पहुंचे। आरटीसी लगी, बर्मिंघम पैलेस में लगी, लंदन में लगी। 1931, 1932, 33 तक ऐसे 3 चले, और उसमें फिर एक हिस्टोरिकल बातें होती है, कौन गया, कौन नहीं गया, कौन किस में गया, ये सब चीज़। पर इतना यकीन रखिएगा कि तीनों में 3 लोग तो गए ही थे, जिस पर सवाल आता है आपके छोटे एग्जाम्स में। अंबेडकर तीनों में गए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो वो सवाल था, लेकिन मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ये भी दोनों, यानी कुल तीनों में गए, ये ध्यान में रखना है। और कांग्रेस तो सिर्फ एक में गई, सेकंड में गई थी, INS राजपूताना से गांधी जी गए थे, पर न फर्स्ट में गए न थर्ड में गए। और चीज़ें बहुत हैं, हम तो एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ढाक के 3 पात होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो भी वार्तालाप हुए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस पर एक वाइट पेपर इशू किया 1933 में, और वाइट पेपर को आधार बना करके, श्वेत पेपर को आधार बना के 1933 से 35 भारत का संविधान लिखा गया। और ये लिखे हुए संविधान 1935 में कंप्लीट हो गया, जिसके कुछ प्रोविजन तो देन एंड देन, लेकिन फुल्ली उसे अंततः देखते हैं 1936 में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1935 का संविधान जो है इस तरह से बनकर तैयार हुआ, और उसी संविधान से भारत का शासन 25 जनवरी 1950 के 12 बजे रात तक चली, क्योंकि उसके बाद हमने अपने संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया। और यही संविधान 1935 का पाकिस्तान में 22 मार्च 1956 के रात तक चली, क्योंकि उसके बाद वो अपना संविधान लागू कर दिया। इस तरह से हम देखें तो ये 1935 का संविधान इतने वर्षों तक प्रासंगिक रहा। हालांकि इसी में से 80% चीज़ें हमने, पाकिस्तान ने टेप कर लिया, कट एंड पेस्ट कर लिया, और भारत का संविधान तैयार हुआ। लेकिन हाँ, अब इसके बाद जो पहलू आते हैं संवैधानिक रूप से डेवलपमेंट का, तो उसे हम देखें कब, तो हम इसे क्रिप्स मिशन के साथ, अगस्त प्रस्ताव के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक अलग पहलू थे। अब सीधा संविधान के संदर्भ में जो बात होती है वो बात होती है क्या, तो हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। हम आप सब जानते हैं, ध्यान देंगे, 18 फरवरी 1946 को INS तलवार नाम के जहाज से जो है नौसेना विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी कराची से, INS तलवार से, और ये फैल चुका था पूरे भारत के तटीय प्रदेशों में। अब नौसेना का विद्रोह हो चुका है, और इसी दरमियान जैसा कि लेबर पार्टी ने इंग्लैंड में कहा था कि अगर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे। इस तरह से जो एशियन ओरिजिन इतने सारे ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे मतदान किए और लेबर पार्टी जीत गई, कंजर्वेटिव हार गई, और इस प्रकार से 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के, और ये 20 फरवरी 1946 को लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में आते हैं, और अपने भाषण के दरमियान 2 स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि जैसा कि लेबर पार्टी ने वादा किया था, हमने वादा किया था देश की आज़ादी के लिए, हम भारत को 1948 तक आज़ादी देने जा रहे हैं। याद रखिए, 18 को नौसेना विद्रोह शुरू हो रहा है, 18 फरवरी को 1946, और 20 फरवरी को इनका स्पीच आ रहा है। तो 23 फरवरी को हमने नौसेना विद्रोह को शांत कर दिया, जिन्ना और पटेल ने मिलकर के। और फिर उसके बाद तो अब क्या होगा, अब तो भारत की आज़ादी की प्रोसेसिंग चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। इसी प्रक्रिया के तहत
लास्ट वीक ऑफ फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना लंदन में हुई। 3 सदस्यीय एवी अलेक्जेंडर जो मित्र देशों के सुप्रीम कमांडर थे दक्षिण पूर्व एशिया में, जो ब्रिटिशर्स थे, एक दूसरे जो थे हमारे स्टफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आ चुके थे, और तीसरे जो थे आप भी जानते पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे और भारत सचिव के पद पर भी थे। ये तीनों अपनी अध्यक्षता में, लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आए। कब? मार्च में आए, 24 मार्च को आए, भारत आए। और इस तरह से भारत के तमाम नेताओं से बातचीत करके इनके 2 ही उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के। भारतीय सदस्यों से एक संविधान सभा का गठन करना जो भारत का संविधान लिखेगी, और इन्हीं संविधान सभा में चुने गए सदस्यों में से समानुपातिक आधार पर कुछ सदस्यों को हर पार्टी से लेकर के एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना, ताकि जब सत्ता का हस्तांतरण हो तो उचित प्राधिकार को हस्तांतरित किया जा सके। इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर कैबिनेट मिशन 1946 के मार्च में भारत आई थी, और फिर उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हुए अंततः संविधान सभा का निर्माण हुआ जो 389 सदस्यों से बना। और ये कैसे बना, कितने कैटेगरीज हुए, फिर स्प्लिट हुआ तो पाकिस्तान कितने, ये तमाम बातें कब कब बैठ के हुई, कितनी सिटिंग्स हुई, कितने दिन चले, कितने वक्त लगे, कौन सी चीज़ें कब अडॉप्ट किया गया, बहुत सारे स्पीचेस हुए, ये सब बातें होंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। और इस तरह से जो है संविधान सभा का गठन हो जाएगा, संविधान सभा संविधान लिखेगी और फिर उसे हम लागू करेंगे, और 26 जनवरी 1950 को फुल्ली लागू करेंगे संविधान को। और फिर उसके बाद जो है 25 तारीख को निर्वाचन आयोग की स्थापना कर देंगे 25 जनवरी 1950 को, और 26 को हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और इस तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यकारिणी मंत्री मंडल और कार्यकारिणी संसद की शुरुआत हो जाएगी। और फिर विधिवत रूप से संविधान के अनुसार हम क्या करेंगे, 1951 से लेकर 52 के बीच में लोकसभा का इलेक्शन होगा, एंड फाइनली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित होगी, जबकि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठित होगी, और 13 मई 1952 को भारत की संसद की प्रथम सत्र का आरंभ हो जाएगा। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन कब? नेक्स्ट में शुरुआत करेंगे। हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि जब हम बात करते हैं कि भारत में संवैधानिक प्रगति कैसे हुई, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो आपको 1773 से लेकर के 1946 के कैबिनेट मिशन तक आना पड़ेगा। और यही है जीएस फाउंडेशन का संदर्भ, और हम आपसे फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।